गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई अपनी आज की क्लास। जैसे कि कल हमने क्लास में पढ़ चुके हैं भाई, एमसीक्यू चल रहे थे, आज भी एमसीक्यू पढ़ेंगे। कल की क्लास मैंने लास्ट जाते बार आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक पेटाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, तो उसी को हम हल करेंगे आज। एक पेटाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था। 1 GB होता है आपका, ये बराबर होता है आपके कितने, सॉरी 1 GB नहीं, 1024 GB, 1024 GB, जिसको बोलते हैं गीगाबाइट। ठीक है, ये होता है आपके 1 TB और 1024 TB ये होता है आपका 1 PB। तो कितना हुआ 1 PB। ठीक है, और पेटाबाइट की तो इसमें आएगा उसका आंसर। तो 1 GB ढूंढना है, तो हमें कितना आएगा 1 GB गीगाबाइट, सॉरी 1000। ठीक है, 1 पेटाबाइट जो बराबर आएगा 1024 TB, तो ये रहे, और 1000 इसकी गुना करें जब जाके हमारा कितना बनेगा, आंसर आएगा 1024 गुना 1024। अब आप इसको ढूंढिए, 1024 गुना 1024 कहाँ लिखा, सबके सब गीगाबाइट में दिया है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसमें लिए ऑप्शन ए सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। उसको भी मैं रफ कर देता हूँ। कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, बच्चे ने कमेंट करके बताया, तो मुझे थोड़ा सा याद आया, मैं बता दूँ। जो सबसे छोटी इकाई होती है मापने की, सबसे छोटी इकाई जो मैंने बताई थी आपको, छोटी इकाई या मात्रक होता है आपका बिट। और सबसे बड़ी ये थे आपका क्या, बाइट, जियो बाइट। कौन सा था आपका, जियो बाइट है, वहाँ पर बाइट कर रहे हैं, बिट ना करें। जो वो बिट है आपका, जो बिट लिखा हुआ है, उसको आप क्या करेंगे भाई, उसको कट कर देंगे, वहाँ से उसको कट कर देंगे, उसकी जगह बाइट लिख लेंगे, उसकी जगह आप बाइट लिख लेंगे। चलते हैं भाई, इसके बाद इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जैसे 16 की तरफ। जैसे भी आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, अब की बार क्या पूछ लिया उसने, पिछली बार पूछा था एक पेटाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन, अब की बार पूछ लिया है एक गीगाबाइट में, यानी 1 GB में कितने MB होते हैं। तो वह मैंने आपको जो पढ़ाया था कल, मैंने बताया था आपका जो 1 GB होता है किसके बराबर होता है भाई, तुम्हारा 1 बिट होता है, ये आता है आपका कितना 0 और 1, जो आपकी बाइनरी लैंग्वेज है। और 4 जो बिट हैं ये आपके आते हैं कितने, ये आते हैं 4 निब। 4 निब बराबर होता है 1 निब, ये निबल। ठीक है, या और आपके 8 बिट बराबर आता है आपका, 8 बिट बराबर आता है आपका 1 क्या, 1 KB, 1 किलो बाइट। आप इसे के भी लिख सकते हैं, किलो बाइट लिख सकते हैं, किलो बाइट। शॉर्ट में आप इसे KB भी बोल सकते हैं। और आपका 1024 KB बराबर आता है आपका कितना, 1 MB मेगाबाइट, सॉरी M लिख दिया, पहले B लिखना है वही। और 1024 MB बराबर मेगाबाइट बराबर कितना आता है, 1 GB गीगाबाइट। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें भी आप देख पा रहे हैं आपका 1 GB, इसमें भी आप पूछा है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट मतलब ये वाला 1 GB किसके कितने बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट यानी कि MB। तो 1024 MB के बराबर होता है आपका कितना सा, 1 गीगाबाइट। तो उसमें ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। भाई जो भी मैंने ये चीज़ कल रटवाई है आपको, याद करवाई है, वो आपको याद कर लेनी है। जो भी चीज़ लिखवाई है, कुछ ना कुछ कभी GB पूछ लेगा, कभी MB पूछ लेगा, कभी KB पूछ लेगा। ठीक है, कभी कभी आप ये भी पूछ सकता है, इसमें चेंज कर सकता है कि 1 गीगाबाइट में कितने कितने किलोबाइट होते हैं। अब इसने कितने किलोबाइट, मान लो भाई यहाँ पे कर दिया हमने किलोबाइट,
यहाँ पर अगर मैं इसको मीटर, पहले आप इसको एक बार तार लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं आपको चेंज करने वाला हूँ इसको। ठीक है भाई, अब उतर गया होगा सबका, सबने नोट कर लिया होगा। अब जैसे मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें मैं पूछ लूँगा आपका किलोबाइट के बारे में पूछ लूँगा मैं यहाँ से। किलोबाइट, ठीक है। अब इसमें मेगाबाइट की जगह यहाँ कर देंगे किलोबाइट। किलोबाइट, अब चेंज हो गया क्वेश्चन, अब इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। वो आंसर क्या आएगा अब इसका आंसर आएगा, देखो भाई 1024 MB तैयारी, ठीक है। लेकिन हमें कोई भी पूछना, अब इसके KB में गुना करने के इसकी गुना करनी पड़ेगी, तो इसमें आंसर होएगा आपका, इसका आंसर नया बनेगा, वो आंसर बनेगा आपका 1024 गुना 1024। भाई 1024 तो ये आ गए MB में पूछा। अब 1 MB बराबर कितना होता है 1024 KB, तो इसकी गुना इसमें कर देंगे, ठीक है। तब जाके आपका बनेगा 1 GB। 1 GB में कितने 1 GB में कितने किलोबाइट होंगे, यानी KB होंगे 1024 गुना 1024, ठीक है। तब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आपके 1 GB के बराबर आपका किलोबाइट आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। इसमें KB, GB, पेटाबाइट, गिगाबाइट, मेगाबाइट, योटाबाइट, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कल मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था वो आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जिनको पता होता है वही बता पाते हैं, इसीलिए देखना भाई। और अभी जो CHSL के फॉर्म आ रहे हैं उसमें लगभग आपका 20 से 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 20 से 25 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो उस पर भी ध्यान देते रहें, कंप्यूटर ऐसा ना हो क्लास मिस ना करें बिल्कुल भी। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको एक बार तार लीजिएगा। चलते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जैसा कि भी आप देख पा रहे हैं, इसमें आपकी बार क्या क्या है, इसने पहले तो सीधा सीधा पूछ रहा था 1 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, ऐसे, ठीक है, या 1 गीगाबाइट में कितने MB होती हैं, या कितने KB होते हैं। लेकिन अब की बार इसने क्या काम करा, थोड़ा सा पर्सन को घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। घुमा के कैसे पूछा है, निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह के बराबर होता है, या एक और नाम है। अभी आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने कि 1 जो बिट होती है आपकी, ये आपकी किससे बनी है, 0 और 1, किसकी, बाइनरी भाषा की। और 4 जो बिट होती हैं ये किसके बराबर होते हैं आपकी, 1 निबल, ठीक है। अब किलोबाइट के बराबर तो होंगी नहीं बिट में, तो किलोबाइट में क्या होता है कि 1024 8 बिट का होता है आपका 1 KB, 8 बिट का होता है आपका 1 KB, ठीक है। और अब यहाँ पे आता है किलोबाइट का, गलत हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बाइट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, ठीक है। बाइट भी नहीं है, बाइट हो ही नहीं सकता। 1 बाइट बनाने के लिए 8 बिट की आवश्यकता पड़ती है, कितने की, 8 बिट की आवश्यकता। लेकिन हमारे पास कितनी है, हमारे पास तो केवल 4 ही बाइट है, बिट्स हैं हमारे पास, केवल 4 बिट्स। और 1 बाइट बनाने के लिए कितने की पड़ेगी, 8 बिट्स की। और किलोबाइट में तो और भी ज़्यादा, ठीक है, 1024 किलोबाइट, ठीक है, 8 बिट की। अब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा आपका निबल, आंसर आएगा भी आपका निबल। आप इसको एक बार तार लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 तरफ। अब के बार से क्या काम करा, थोड़ा सा बच्चों का दिमाग घुमाने की कोशिश की है भाई क्वेश्चन एग्जामिनर ने। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक कंप्यूटर संक्षिप्तकार KB का सामान्यतः अर्थ है, यानी KB का फुल फॉर्म क्या होता है ना, क्या फुल फॉर्म सामान्य रूप से ना देखा, KB का फुल फॉर्म बताइए, इस प्रकार से पूछ लिया आपको। इस प्रकार से भी मिल सकता है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में जैसे हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी हमें स्टूडेंट हैं, हम क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कितना ही दिमाग से घूम ले, हम तो इस लायक छोड़ेंगे नहीं, हम तो इस स्टूडेंट को इस लायक बनाने वाले हैं भाई, ताकि वो एग्जामिनर के दिमाग से खेल सकें। जो भी वो पूछ रहा है उसका सटीक आंसर पता हो। अब कैसे पता है, KB का फुल फॉर्म क्या होता है, सीधी सी बात है भाई, किलोबाइट याद करवाया हुआ है। किलोबाइट होता है KB का किलोबाइट, ठीक है, MB का मेगाबाइट, GB का गीगाबाइट, TB का टेराबाइट, PB का पेटाबाइट होता है आपका, ठीक है, EB का एक्साबाइट होता है, फिर योटाबाइट, और फिर उसके बाद में ब्रोंटोबाइट, और फिर जियोबाइट। ये सब चीज़ आपको करवाई हुई है, तो ये चीज़ को याद रखनी है, प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो मीनिंग याद होगी तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी बनाने। इस प्रकार से क्या देगा, आपको मिलते जुलते ऑप्शन देगा, के ब्लॉक, कर्नल ब्लॉक। अब क्या है, जो KB जिनका केवल याद है KB, फुल फॉर्म याद नहीं है, तो वो इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको लगाएं सभी में। तो देखो ये K से चालू, ये B से चालू, ये KB से, ये B पे, सब में KB देखने को मिल रहा है, हर 4 ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सटीक स्पेलिंग उसको पता होगी जो आपको
या जो भी आपका स्टूडेंट या जो भी भाई बहन आपका, जो भी हमारा स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, जिसको फुल फॉर्म पता होगी, चाहे वो स्टूडेंट हमारा हो या कहीं और से पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको स्पेलिंग पता होगी वही तो आंसर सही करेगा। लेकिन जिसको केबी का, जिसने केवल केबी या जीबी सुना है, वो क्या घूम जाएगा। अब इसमें होता क्या है केबी का मतलब, केबी का मतलब होता है किलो बाइट, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा किलो बाइट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जैसा कि भी आप व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि लगभग 1 मिलियन बिट्स में, या लगभग 1 मिलियन बिट्स किसके बराबर होता है। भाई ऑप्शन दिए गए हैं आपके, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन सही आएगा इसमें 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। ठीक है, इसको भाई आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको कल बताए हैं जब पिछली क्लास में जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, या मल्टीप्लाई करके देखोगे तो लगभग आंसर आएगा, ये आएगा 1 मेगाबाइट, जो 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख, 10 लाख बिट्स के बराबर आएगा आपका ये। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग इस तरीके के बराबर ही आएगा। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा नोट समझाने के लिए, इसे नोट कर लीजिए एक बार आप। बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, यानी कि 20 की तरफ। जैसे भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर में डाटा, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ पर स्टोर किया जाता है, कहाँ पर स्टोर होता है। भाई ये उस वाले डाटा की बात हो रही है, जैसे कहते हैं बहुत से फोटो या अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपनी गूगल ड्राइव पर स्टोर कर देते हैं। वो गूगल ड्राइव में जो स्पेस होता है वो होता कहाँ है, एक्चुअली मोबाइल में तो होता नहीं है, मोबाइल से अलग स्टोर होता है। वो होता कहाँ है, वो आपका होता है कहाँ पर, ना तो आपके नेटवर्क में होता है, सॉरी ना आपके क्लाउड में होता है। आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें क्लाउड की कंप्यूटिंग पूछी गई तो क्लाउड में ही आंसर लगा देंगे। वो क्लाउड वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं। क्लाउड में होता है आपका ना तो इंटरनेट, तो इंटरनेट द्वारा स्टोर तो किया जाता है, लेकिन इंटरनेट पे स्टोर नहीं होता। वो दरअसल आपका डेटा सर्वर, जो आपका डेटा का सर्वर होता है, वहाँ पर जाकर आपका डेटा स्टोर होता है, जिसे आप इंटरनेट के माध्यम से ही स्टोर कर सकते हैं। और आपको जब ज़रूरत पड़े, आपको फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, उसी के माध्यम से आपको उसका अपना अकाउंट का पासवर्ड या लॉगिन करके उसमें वो डेटा को अपने मोबाइल में वापसी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये तो आपके स्टोर सर्वर पर स्टोर कहाँ पर होता है, सर्वर पर। और अगर सर्वर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया होता तो आप इसमें नन ऑफ दीज टिक कर सकते थे, क्लिक कर सकते थे। तो याद रहे, जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा स्टोर होता है वो हमारा सर्वर पर स्टोर होता है। कहाँ होता है, कंप्यूटर के सर्वर पर स्टोर होता है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे भैया हमने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, यानी कि 21 की तरफ। जैसे भैया आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी की नहीं, एक तो होते हैं आपके वोलेटाइल, एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है आपकी रोम। कौन सी होती है भाई, रोम। इसमें रेड पेन से लिख देता हूँ मैं। नॉन वोलेटाइल होती है आपकी रोम, रेड मार्क करिए रहा, रोम। और इसमें एक रोम की एक खासियत हो रही है, क्या होता है, ये एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो उसमें एक बार सेव कर दिया वो चीज़ सेव ही रहेगी परमानेंटली। ये दरअसल हमारे यूज के लिए नहीं होती है, ये कंपनी ने बनाई है अपने यूज के लिए। जैसे कि कोई भी आप मोबाइल खरीदो, मान लो हमने रियलमी का कोई मोबाइल खरीद लिया, हमने कोई रियलमी का मोबाइल खरीद दिया, रियलमी का कोई मोबाइल खरीद दिया। अब हम स्विच ऑफ करके जब दोबारा ऑन करेंगे, क्या कर रहे हैं आप, ऑन कर रहे हैं। अब हम कुछ भी कर लें, इसे बेशक कितना भी मना कर रहे हैं, लेकिन इसमें रियलमी का लोगो आएगा ही आएगा, वो लोगो मना नहीं हो सकता। उसको आप कितना भी मना कर लो, भाई हमको लोगो नहीं चाहिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा मोबाइल डायरेक्ट ही स्टार्ट करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिस भी कंपनी का मोबाइल, एप्पल का हो, रियलमी का हो, वोडाफोन की सिम हो, या कोई मतलब कुछ भी हो, जो भी कंपनी ने इसमें एक बार सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करके भेज दिया तो वो चीज़ आनी ही आनी है, आप उसे रोक नहीं सकते। इसे यूजर, कोई भी यूजर से रोक नहीं सकता। ये क्या होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें एक चीज़ और होती है रोम में, आपको मैं बता दूं, रोम क्या होता है आपका, नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होता है इसमें। अगर लाइट आ रही है और काम चल रहा है, ठीक है, और डाटा भी है तब तो है, लेकिन अगर लाइट चली गई तो डाटा भी कि आपका क्या हो जाएगा, डाटा भी उड़ जाएगा, डाटा भी उड़ जाएगा। तो ठीक है, रोम पे करंट प्रोसेस चलता है, लेकिन अगर काम चल रहा है रोम पर, डाटा भी उड़ जाएगा, डाटा सेव नहीं होगा। ये नॉन वोलेटाइल है। और इसमें एक चीज़ और होती है भैया आपका, सॉरी इसमें एक गलती होगी भाई, डाटा रहेगा, सॉरी लाइट जाए या ना जाए आपका डाटा रहेगा, डाटा
रहेगा इसमें भाई, डाटा आपका रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जैसे मान लो आपको कोई आपने वॉशिंग मशीन में कोई आपने कोई टाइमर भर दिया कपड़े धोने के लिए, और वो आपने 20 मिनट का भरा और 10 मिनट बाद लाइट चली गई। अब लाइट 2 घंटे बाद हो या 20 मिनट बाद हो या 50 मिनट बाद हो, जब भी लाइट आएगी तो आपकी मशीन को याद है, क्योंकि उसमें रोम का यूज़ किया गया है, कि उसको याद है कि मैं 10 मिनट चल चुकी हूँ और 10 मिनट मुझे और चलना है, जो ताकि मेरी कमांड जो 20 मिनट का मुझे टाइम भरा है वो पूरा हो सके। इसे हम चेंज नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, इसमें जो चीज़ हमने एक बार भर दी फीड कर दी वो उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप काम करता रहता है, चाहे लाइट आए या ना। इसमें एक बार जो फीड हो गया सो फीड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी मेमोरी होती है। तो आपको ये थी भाई रोम के बारे में बात। ये जो चीज़ आप पिछली क्लास में पढ़ोगे रैम और रोम मेमोरी में, तो फर्स्ट क्लास में आपको जानने की मिलेंगी, तो ये चीज़ें भाई मिस ना हो, ठीक है ना। तो इसमें आएगा रोम आंसर। तो जब आपको ये सब चीज़ पढ़ोगे ना पिछली क्लास में जाके, तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। देखा आंसर ये रहा, ठीक है। क्या पूछा है भाई इसमें, स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी क्या होती है हमारी, रोम, अस्थायी रैम, ठीक है, तुरंत आंसर। अब ये CD रैम दिया है, CD रैम तो एक आपका रैम का ही पार्ट है, ठीक है, CD रैम तो आपका रैम का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें CD रैम तो होने का नहीं। CPU क्या होता है, CPU होता है प्रोसेसर, नन ऑफ इसमें है नहीं, तो इसमें आएगा ऑप्शन का रोम। कौन सा आएगा अभी आपका ऑप्शन, इसमें होगा रोम आपका। तो आप इसे एक बार तार लीजिएगा, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ इस वाले हिस्से को। इसके बाद चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसको बार नोट कर लीजिए। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर आप बार बार स्क्रीन पे से गायब क्यों हो जाते हो। बच्चों इसलिए गायब हो जाता हूँ मैं, बोर्ड पे से इसलिए साइड हो जाता हूँ ताकि आपको भी बोर्ड व्यू अच्छा दिखे, आपको कंप्लीट दिखे। मैं बोर्ड के सामने ना हटूँ, अगर मान लो भी मैं बोर्ड के सामने ऐसे हट जाऊँ, आपको कोई पर्सन ना दिखे, उसमें कोई फायदा थोड़ी है ना। तो मेरा मकसद क्या होता है, ताकि मैं जिस बोर्ड के सामने हट जाता हूँ फिर आपको कंप्लीट बोर्ड का व्यू दिखाई देता है, ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स में जब उसको स्क्रीनशॉट लें या उसको उतारें नोट करें तो उसे अच्छे से देख सकें, ठीक है। इसलिए भी मैं बार बार आपके स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं। तो आप इसको मैं इग्नोर कर सकते हैं और अपना नोट अच्छे से बना सकते हैं, ये आप ही के फायदे के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जैसे कि भाई इसमें आप लिखा देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सी एक बात, या कौन सी बात, ठीक है, आपके किसके बारे में सत्य है, रैम के बारे में कौन सी एक बात गलत है। देखो इसमें देखो, रैम इज ए सिमिलर टू हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज। सबसे पहले यही मिल गया, क्या रैम जो हमारी रैम होती है वो हार्ड डिस्क के बराबर हो सकती है। हार्ड डिस्क होती है 1 TB की, 512 GB की। रैम कितने होते हैं, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB। अब ये 2, 4, 8, 16 GB जो रैम होती है, क्या ये 1 TB के बराबर कर सकती है, नहीं, कभी नहीं कर सकती। 1 मिनट दो भाई, हाँ जी, क्या वो कभी इसकी बराबरी कर सकती है, नहीं, कभी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें पहला वाला ही झूठ है, एक ही बात छाटनी थी। और भी जो इसके बाद और भी ऑप्शन के लिए बढ़ेंगे, गलत है, सही है, ठीक है। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, सही है। रैम इज ए मल्टीपल मेमोरी, रैम को मल्टीपल मेमोरी के रूप में रखा जा सकता है। कैसे भाई, रैम में बहुत सारे काम प्रोग्राम हम एक साथ चला सकते हैं, इसकी अच्छी रैम होगी, ठीक है। जैसे कि आपका MS ऑफिस होगा, एक्सेल होगा, उसी में एक्सेल हो गया, MS ऑफिस वर्ड होगा, MS पेंट होगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। द रैम कलर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। रैम में क्या, रैम पर ही हमारा टेम्परेरी स्टोरेज तो होता है भाई। रैम में भी कोई भी काम कर रहे हैं हम अपना, रैम में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जब तक हम उसमें काम कर रहे हैं तब तो वो काम हो रहा है रैम में, लेकिन जैसे वो सेव कर देते हैं वो काम पर चला जाता है हार्ड डिस्क में। कहाँ चला जाता है आपका, हार्ड डिस्क में। तो वो क्या होगा, टेम्परेरी, कुछ ही समय के लिए जो स्टोरेज हो सकता है डाटा, वो किसमें होता होगा, रैम में हो सकता है। तो इसमें गलत बात कौन सी हुई हमारी, एक, कि रैम कभी भी हार्ड डिस्क के बराबर नहीं हो सकती, हार्ड डिस्क के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। जिसमें एक बात गलत है, ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जैसे भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, अगर यदि प्रयोग करता है यानी कि यूजर को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना, यानी कोई भी अगर अर्जेंट इमीडिएटली कोई सूचना है उसको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले वो स्टोर कहाँ होती है भाई, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टोर होता है कौन सा, वो हमारा काम कहाँ पर चलता है, हमारा रैम में चल रहा होता है। कहाँ पर चल रहा होता है, वो रैम में चल रहा होता है, इसलिए वो भी काम रैम में स्टोर होता है। लेकिन रैम में काम होने के बाद में कहाँ पर स्टोर होता है, आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। लेकिन अगर तत्काल इमीडिएटली कोई सूचना स्टोर करनी है तो वो आपको स्टोर होती है रैम में। कहाँ पर होती है भाई, रैम में। इसका आंसर होगा आपका रैम, ठीक है। CPU तो हो नहीं सकता, CD इसके आपके हार्ड डिस्क होते हैं। हार्ड डिस्क में काम कब जाता है, जब हम CPU प्रोसेस होने के बाद रैम में हमारा जो काम होता है उसको जो खत्म हो जाता है उसके बाद हम बोलता है CD यानी हार्ड डिस्क में। 1 टैप पे होगा नहीं, ठीक है। तो आपका ये होगा आपका रैम में, ऑप्शन होगा आपका रैम, इसीलिए आप इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जैसे भाई इसमें पूछा हुआ है हमारे, इसमें पूछा है कि
कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ सूचना अस्थायी रूप से, अब ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं अपनी मेमोरी पढ़ी थी कि रोम होता है आपका स्थायी और रैम होता है अस्थायी। तो सूचना भी वहाँ पर अस्थायी टेम्परेरी रूप से स्टोर की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन में सीधा सीधा वहीं से पता है अस्थायी मतलब क्या होगा आपका वोलाटाइल, अस्थायी मतलब वोलाटाइल, अस्थायी मतलब वोलाटाइल, ठीक है, जहाँ सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है टेम्परेरी रूप से, टेम्परेरी, ठीक है। तो आपको कौन सा आएगा ऑप्शन, सीधा सीधा बात है भाई, आपका ऑप्शन आएगा इसमें रैम। कौन सा आएगा, रैम, ऑप्शन आएगा भाई आपका इसका रैम, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे या आप पिछली क्लास पढ़ोगे आप उसमें जाकर पता लगेगा अस्थायी मेमोरी होती है रैम और स्थायी होती है आपकी रोम। तो जब आप अस्थायी रूप से सूचना स्टोर किस में होंगे भाई, अस्थायी मेमोरी में होंगे। अस्थायी मेमोरी कौन सी है हमारी, इसमें रैम है। तो ऑप्शन भी कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन यानी कि रैम, ठीक है। अभी मैं इसके सामने से हट जाऊंगा बोर्ड के सामने से, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है। मैं अभी रेड मार्कर ले लेता हूँ। अब चलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह कार्य करती है। टेम्परेरी मेमोरी क्या होती है हमारी, अस्थायी मेमोरी, जिसमें कुछ समय के लिए डेटा सेव किया जाता है, फिर उसके बाद उससे डेटा डिलीट हो जाता है, डेटा डिलीट हो जाता है। कौन सी होती है ये बड़ी होती है हमारी वोलेटाइल, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन होगा इसमें वोलेटाइल मेमोरी। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप रैम भी बोल सकते हैं, इसको आप रैम भी बोल सकते हैं, ठीक है। या रजिस्टर भी एक प्रकार की हमारी टेम्परेरी मेमोरी ही है, रजिस्टर भी हमारी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी ही होती है, ठीक है भाई, ये बात भी ध्यान रखें। तो रैम भी आप इसको बोल सकते हैं, रजिस्टर भी बोल सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। जैसा कि भी आपने बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं अभी, ठीक है। एस रैम या डी रैम, ये दो चीज़ें दी गई हैं क्वेश्चन में हमारे में। डी रैम का लाभ है, डी रैम क्या होता है, डी रैम होता है डायनेमिक रैम और एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैम, ठीक है। अब ये क्या बोला गया है इसमें, इसमें लाभ बताना है, हानि नहीं दिखा है क्या। इसमें बोला है इट इज़ चीपर देन एस रैम, क्या ये एस रैम से सस्ता होता है, हाँ भाई ये सस्ता होता है। हमें सबसे पहले आंसर मिल गया, हम राजी हो गए भाई हाँ सस्ता होता है। लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, हो सकता है एक ही पॉइंट सही हो और भी पॉइंट सही हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इट कैन स्टोर मोर देन एस रैम, क्या ये एस रैम से ज़्यादा स्टोरेज हो सकता है इसके अंदर, नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है इट इज़ फास्टर देन एस रैम, नहीं, यहाँ भी क्योंकि एस रैम फास्ट होता है, उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। और डी रैम को, डायनेमिक रैम को बार बार हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, वो हमारा स्लो स्लो चलता है। लेकिन एस रैम से सस्ता होता है डी रैम, ये चीज़ में सही बोली गई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, क्योंकि भाई नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहले ही आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद चलेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जैसे भी आप इसमें लिखा हुआ देख पा रहे हैं, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है, और रेड मार्क ले रहा, निम्न में से सबसे अधिक किसकी गति होती है भाई, एस रैम, डी रैम। डी रैम इज फास्टर फॉर लार्ज चिप, ठीक है, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अब क्या है, सबसे तेज गति जो होती है भाई डी रैम की, सबसे तेज गति होती है हमारी एस रैम की, ठीक है। तो ना तो डी रैम इसमें है, और लार्ज चिप होती है, जितनी लार्ज चिप होगी, मान लो एस रैम की है और या और भी चिप हो सकते हैं, तो उसमें ये भी गलत है हमारा, नन ऑफ दिस होगा नहीं। तो उसमें ऑप्शन आगा का एस रैम, एस रैम की गति इनमें सबसे तेज होती है। जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे तेज गति होती है अभी आपकी एस रैम की, ठीक है। स्टैटिक रैम बोलते हैं, एस रैम को बोलते हैं स्टैटिक रैम, और डी रैम को बोलते हैं डायनेमिक रैम। जब आप पिछली क्लास में जाओगे और मेमोरी पढ़ोगे, ठीक है, मेमोरी की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें आपको एस रैम और डी रैम के बारे में गहराई से जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भाई पिछली क्लास जितनी भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़नी है, तभी तो जान पाओगे। लेकिन अगर मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मान लो आप पिछली क्लास पढ़ के नहीं आ रहे हैं और मैं आप बोर्ड पर जो भी कुछ समझा रहा हूँ आपके समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा उसका। इसलिए पहले पिछली क्लास पढ़ के आइए, उसके बाद आप को अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जब हम टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी तभी तो उसके क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए अभी आपको पिछली क्लास पढ़ना बेहद ही जरूरी है। तो अच्छे से आप पिछली क्लास को भी पढ़ के आइए, नोट्स बनाइए उनके, और तब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
28 की तरफ जैसे भी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने के लिए सहायता करता है या सहायक होता है। अब सूचना स्टोर किस में होगी, डेटा स्टोर करना है, मॉनिटर में डेटा स्टोर होगा नहीं, ठीक है। कीबोर्ड से हम डाटा एंटर कर सकते हैं, इसमें भी नहीं होगा। प्रिंटर से क्या होता है, प्रिंटर में हम डेटा की हार्ड कॉपी निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं डेटा स्टोर में। लेकिन ड्राइव, सी ड्राइव या डीवीडी डिस्क या पेन ड्राइव, इतने भी ड्राइव होते हैं, इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं आप इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना तो हमारा कीबोर्ड हो सकता है, ना हमारा प्रिंटर हो सकता है, और ना हमारा मॉनिटर, ये तीनों चीज़ क्या है हमारी, इन पर हम काम करते हैं, लेकिन इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है, ठीक है। डेटा स्टोर होगा हमारा सी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव या CD ड्राइव, ठीक है, जो भी है। पेन ड्राइव भी हो सकता है इसके जी ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन 3 सही होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जैसे भी इसमें लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, निम्न में से कौन सी या क्या कोई सी चीज़, कौन सा मात्रक जो मेमोरी यूनिट में काउंट नहीं होता है। अब देखो केबी भी होता है हमारा, ठीक है, केबी भी होता है, जीबी भी होता है, टीबी भी होता है, ये तीनों तो हमारे काउंट होते हैं। लेकिन क्या होता है हमारा 1 ILB, ये क्या टाइप हो, कहीं काउंट होता है नहीं, ये कहीं भी काउंट नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 1 ILB, क्योंकि ना तो हमारे बिट्स के बराबर आता है, ना टीबी के, ना जीबी के, कहीं भी हमारी मेमोरी यूनिट में 1 ILB कहीं भी हमारे में आता है। केबी भी आता है, जीबी भी आता है, टीबी भी आता है, पीबी भी आता है, ईबी भी आता है, बिट्स भी आता है, बिट भी आता है, लेकिन निबल भी आता है यहाँ तक कि, लेकिन वो ILB ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पूछा ही है कि कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है, जो नहीं है तो वो कौन सी है, ILB। और पूछता तो भाई इन तीनों में से कोई सा एक ऑप्शन दिया होता है, और कोई भी ऑप्शन दिया होता है, जो भी मैंने आपको पिछले क्लास में मेमोरी के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें आपका आंसर होगा ILB, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा वो। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ भाई चलते हैं। हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि CDRW का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, या पूर्ण रूप क्या या पूर्ण रूप क्या है, इस प्रकार से आपको बता सकता है इसमें। अब इसको ऑप्शन दिए गए हैं। अभी CW सभी के सभी आप देखें, CDRW जिसने पूछा है, लेकिन सबसे मिलते जुलते सबकी अलग अलग मीनिंग है, जिसके अब आप जोन सी मीनिंग याद होगी, आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप कर पाओगे, नहीं पता होगी आप नहीं कर पाओगे। इसमें ऑप्शन आता है आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर 4, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, ये आपको ऑप्शन इसमें आता है। ऑप्शन नंबर का 4 सही है। जो भी वर्ड मीनिंग वो बताई जा रही हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है डेटा पे, इसको कंटिन्यू इसके नोट्स बनाते रहिए और उसको याद रखते रहिए, ताकि अगर याद नहीं होंगे तो अभी आपके जो भी ऑप्शन वाइज आते हैं MCQ समझाता हूँ मैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसको समझने के लिए आपको पिछली क्लास पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, तो उन्हें भाई पढ़ते रहिए, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए जितना हो सके, चैनल को वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट वीडियो में।